अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। वेस्ट लंदन के एक उजाड़ और सुनसान स्टेशन की ठंडी वेटिंग रूम में दो आदमी लगभग 1 घंटे से बैठे हुए थे और उन्हें अभी वहाँ देर तक बैठना था। वेटिंग रूम के बाहर चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था और उनकी गाड़ी अनिश्चित काल के लिए लेट थी। इस उजाड़ वेटिंग रूम में एक कम पावर का बल्ब टिमटिमा रहा था। एक तरफ सिगरेट पीना मना है का बोर्ड टंगा हुआ था, दूसरी तरफ उस बुखार के बारे में इंस्ट्रक्शन टंगी हुई थीं जो 1964 में फैला था। कमरे के बीच में कोयले की एक अंगीठी सुलग रही थी जो उस कमरे की ठंड कम करने के लिए काफ़ी नहीं थी। खिड़की के धुंधले शीशों से एक रोशनी टिमटिमाती नज़र आ रही थी जो इस बात की निशानी थी कि प्लेटफॉर्म पर भी रोशनी हो रही है। साथ ही दूर से ऐसी भी आवाज़ आ रही थी जैसे कहीं कहीं पानी टपक रहा हो। दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ मुंह किए अंगीठी से हाथ सेक रहे थे। यूँ उन दोनों के बीच कुछ बातें तो हो चुकी थीं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका रवैया बता रहा था कि जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी बने रहने का इरादा किए हुए हों। उन दोनों में जो नौजवान था उसे अपने आराम से ज़्यादा ये खामोशी बुरी लग रही थी, इसलिए उसने कुछ बातें कहकर इस माहौल में बदलाव करना चाहा था। दूसरे उसे अपने सामने बैठा हुआ आदमी रहस्यमयी दिखाई दे रहा था। उसकी मीडियम हाइट, दुबला पतला जिस्म, उस पर काला ओवरकोट, काले जूतों पर जमी हुई धूल, इन सब चीज़ों ने वाकई उसे रहस्यमयी बना दिया था। उसका पीला चेहरा हर तरह के भाव से खाली था, नाक ऊंची सी और उस पर जबड़े की हड्डियां उठी हुई दिखाई दे रही थी, जिससे ये एहसास हो रहा था कि वो सख्त तबीयत का आदमी है। आंखें शरबती थीं, लेकिन उसमें एक ख़ास किस्म की चमक दिखाई दे रही थी जिससे उसकी तबीयत की सख्ती का पता चल रहा था। शायद ये उसके चेहरे की बनावट ही थी जिससे उसकी शख्सियत यानी पर्सनालिटी रहस्यमयी दिखाई दे रही थी। उसके सर पर पीछे की तरफ सरका हुआ हैट था। अजनबी को एक दफ़ा देखकर ही ये एहसास हो जाता था कि वो न सिर्फ तन्हाई ही पसंद करता है बल्कि दुनिया से बेजार भी हो। इस वक्त वो उस लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके दोनों हाथ उसके ओवरकोट के जेबों में थे, जिसकी वजह से उसके कंधे ऊपर को उठ गए थे। उस अजनबी को देखकर उस नौजवान को ये एहसास हो रहा था कि जैसे वो किसी से ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता हो, क्योंकि कोशिश के बावजूद भी उस अजनबी ने उससे ज़्यादा बातचीत नहीं की थी। उसके सवाल पर वो छोटे छोटे जवाब देता। जवाब देते वक्त अजनबी की आंखों में एक ख़ास चमक थी। बात करने के दौरान वो मुस्कुराया भी था, लेकिन वो हंसी भी ऐसी थी कि जैसे वो अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा हो। अजनबी के इस बिहेवियर को देखते हुए उस नौजवान ने भी यही इरादा किया था कि अब वो भी उससे कोई बात नहीं करेगा, लेकिन वो अपने इस इरादे पर कायम नहीं रह सकता था, क्योंकि उसे अब गाड़ी के इंतज़ार के साथ साथ इस कमरे के माहौल से भी वहशत हो रही थी। फिर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अभी ना जाने कब तक यहाँ बैठना पड़े, इसलिए वक्त गुजारी के लिए भी तो कुछ न कुछ होना चाहिए। इसीलिए उसने खुशी खुशी अपनी हार मान ली और सोचा कि वो खुद ही बातचीत शुरू कर दे, इसलिए कि इस तरह उसकी अपनी आवाज़ भी कम से कम माहौल के घुटन और बोरियत को ख़त्म कर सकेगी। वो उसे अपनी कहानी सुनाएगा जो उसके नज़दीक बड़ी अजीबो गरीब थी। वो उस अजनबी को वो कहानी बिल्कुल वैसी ही सुनाएगा जैसी फ़िलहाल उस पर गुज़र रही थी। अगर वो कहानी उस अजनबी को ये एहसास ना दिला सकी कि उसका एक कैरेक्टर वो ख़ुद है, तो ये कितना हैरान कर देने वाला एक्सपीरियंस होगा। ये सब सोचने के बाद उसने इस तरह कहा कि जैसे वो उस अजनबी से कह रहा हो, आपने अपने आप को शायद शिकारी बताया था। अजनबी ने जल्दी से तेज़ और शरबती आंखों से उसे घूरा, जिसमें इस वक्त भी अजीब सी चमक थी।
लेकिन उसने फौरन ही इस बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि नज़रें झुकाकर अंगीठी में दहकते हुए कोयलों को देखता रहा। कुछ लम्हों के बाद वो बड़े सूखे लहजे में बोला, मैं इस इलाके में भी शिकार ही के लिए आया हूँ। तब तो फिर मुझे यकीन है कि आपने लॉर्ड फ्लेयर के शिकारी कुत्तों के बारे में ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, मैं अभी कुछ दिनों से उसी फॉर्म पर ठहरा हुआ था, नौजवान ने जवाब दिया। लॉर्ड फ्लेयर मेरे चचा हैं। ये सुनकर अजनबी मुस्कुराया और उसने इस तरह गर्दन हिलाई कि जैसे उसे इस बात से कोई दिलचस्पी ना हो, बल्कि उसने ये जुमला सुना ही ना हो, बल्कि उसने ये बात सुनी ही ना हो। ये अंदाज़ देखकर नौजवान को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वक्त देखते हुए वो ज़ब्त कर गया और एक मर्तबा फिर उसी अंदाज में बोला, तब तो मेरा ख्याल है कि आपको इस कहानी से भी दिलचस्पी होगी जो मेरे चचा के बारे में है और जिसे अभी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है। अजनबी ने यह सुनकर ऐसी आंखों से नौजवान को देखा जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। फिर वो बोला, हाँ हाँ, मैं ज़रूर सुनूंगा ये कहानी। हालांकि उसके जवाब देने का अंदाज चीख चीख कर कह रहा था कि उसे फ़िलहाल इस कहानी से कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि उसकी दिलचस्पियां तो कहीं और हैं। लेकिन नौजवान जैसे ये कहानी सुनाना ही चाहता था। उसने कहा, तो सुनिए। ये कहकर नौजवान ने अपनी कुर्सी अंगीठी के पास सरका ली और कहने लगा, आपको शायद मालूम हो कि कुछ दिनों से मेरे चचा लॉर्ड फ्लेयर एक रिटायर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो अपनी साफ़ सुथरी आदतों और सादे मिजाज के साथ अपने महल में ही रहते हैं और अपनी ज़मीन की देखभाल करते हैं। कभी कभी शिकार के लिए भी निकलते हैं। साथ ही घुड़सवारी करने के काफ़ी आदी हैं। पड़ोसियों से भी सिर्फ इत्तेफाक के तौर पर ही मिलते हैं। शायद इसी वजह से पड़ोसियों को उनके पागल होने का गुमान है, और अगर इसमें वाकई कोई सच्चाई भी हो तब भी उनकी इस बात की तारीफ़ किए बगैर नहीं रहा जा सकता कि उन्होंने खुद ही अपने महल को अपने लिए जेल खाना बना रखा है। मेरे चचा ने हमेशा ब्रह्मचारी की ज़िंदगी गुजारी है। मैं क्योंकि उनके भाई का इकलौता लड़का हूँ, इसलिए मेरी परवरिश इसी तरह हुई कि जैसे मैं ही उनका वारिस होऊंगा। लेकिन जंग के दौरान में एक अजीब घटना घटी जिसने सिचुएशन को बिल्कुल ही बदल दिया। मेरे चचा जो उस वक्त उम्र की उन हदों को पार कर चुके थे कि जिस उम्र में जंग में सेवाएं दी जा सकती हैं, बल्कि फिर भी उन्होंने उस बीच में कुछ इस तरह की बातें कहीं जिसकी वजह से वो पब्लिक में बदनाम हो गए। उन्होंने जंग की अहमियत का कोई एहसास ही नहीं किया, न जंगी खर्चों में चंदा दिया, न फौजी भर्ती में हिस्सा लिया, न पब्लिक में जंगी सेवाओं का प्रोपेगेंडा किया और न अपने शाही खर्चे कम किए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि लंदन टाइम्स अखबार को ये लिखकर भेज दिया जाए कि उनके पास कोई जंगी मुहाजिर भेज दिया जाए ताकि वो उसकी मदद करें। इत्तेफाक की बात यह हुई कि जो मुहाजिर उनके पास भेजा गया वो एक औरत थी, और वो भी गूंगी। ये बात आज तक नहीं खुल सकी कि क्या मेरे चचा ने इस किस्म की किसी हस्ती को भेजने के लिए लिखा था या सिर्फ ये इत्तेफाक था। बहरहाल वो जिस सूरत से भी आई हो, वो क्लेयर एस्टेट के एक क्वार्टर में रहने लगी, बड़ी मोटी और भद्दी सी, जिसकी उम्र 25 साल रही होगी। उस पर चमकता हुआ चेहरा और हाथों पर भरे हुए बाल। वो खाती भी बेतहाशा थी और ऐसे ही सोती भी थी। नहाती थी वो सिर्फ इतवार को। लेकिन उसकी इन आदतों में उस वक्त बदलाव भी हो जाता था जब हाउस कीपर छुट्टी पर चली जाती थी। ये लड़की बेल्जियम की रहने वाली थी। वो लड़की अपने वक्त का ज़्यादातर हिस्सा सोफे पर बैठकर गुजारती या बेडरूम के बाहर बरामदे में बैठी मैक्सिको की जीत नामी किताब पढ़ा करती। उसको इस तरह पढ़ते देखकर हर आदमी को यही एहसास होता कि या तो उसके पढ़ने की रफ्तार असाधारण तौर पर सुस्त है, या फिर वो बिल्कुल पढ़ती ही नहीं बल्कि सिर्फ किताब खोले रहती है।
और इसका सबूत ये है कि मैंने 11 साल तक उसको हर किताब का सिर्फ पहला ही हिस्सा लिए हुए देखा है। साथ ही ये पॉसिबल है कि वो सोचती ज़्यादा हो और पढ़ती कम हो। यहाँ से मेरे चचा की ज़िंदगी में एक नया बदलाव होना शुरू हुआ, जिसने मुझे हैरत में डाल दिया। वो उस बदमस्त लड़की में असाधारण तौर पर दिलचस्पी लेने लगे। वैसे अब तक होता ये था कि वो लड़की उन्हें सिर्फ खाने ही पर दिखाई देती थी और उस वक्त वो थोड़ी बहुत अपना हुलिया दुरुस्त किए रहती थी। बहरहाल जो कुछ भी हो, वो उनके ध्यान का केंद्र बनने लगी। पहले तो वो उसे नज़रअंदाज किए रहते थे, फिर हमदर्दी का दौर शुरू हुआ, जो बढ़ते बढ़ते बाप जैसी मोहब्बत का रूप धार गया। जंग के ख़त्म होने के बाद भी उसके बेल्जियम लौटने का सवाल ही नहीं था। फिर मैंने 1919 में एक दिन बड़ी हैरत और ताज्जुब से ये बात सुनी कि मेरे चचा ने उसे कानूनी तौर पर गोद ले लिया है और उसके लिए वो अपनी वसीयत में बदलाव कर रहे हैं। मुझे इस बात को सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन वक्त तो हर किस्म के ज़ख्म भर देता है, इसलिए मुझे भी सब्र आ गया और मैं हमेशा की तरह हर साल फ्लेयर आता जाता रहा। मैं यहाँ 3 दिन पहले ही आया हूँ और यहाँ 1 हफ्ता ठहरने का इरादा है। मैंने जब अपने चचा को देखा तो वो हंसमुख और तंदुरुस्त दिखाई देते थे। मुझे वो बेल्जियन लड़की उसी तरह हट्टी कट्टी दिखाई दे रही थी जैसे वो पहले थी, बल्कि अब तो वो जब से मेरे चचा के पास आकर रही थी तब से अब तक काफ़ी मोटी हो गई थी, जिसकी वजह से वो अब लड़की से ज़्यादा औरत मालूम होने लगी थी। जिस शाम मैं फ्लेयर पहुंचा, उस रात के खाने पर की बात है, जब मैंने अपने चचा में ये बदलाव महसूस किया, जैसे वो अंदरूनी तौर पर किसी तकलीफ़ और बेचैनी में हों। उनके तौर तरीक़ों में भी गंवारपने की झलकियाँ आने लगी थीं। इससे ज़ाहिर होता था कि जैसे उनके दिमाग पर किसी किस्म का बोझ हो। खाने के बाद उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दी कि मैं उनके कमरे में उनसे आकर मिलो। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अपनी जायदाद के फ़ैसले पर जैसे वो शर्मिंदा हों। मैं तय वक्त पर उनसे मिलने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनके ड्राइंग रूम की दीवारों पर अलग अलग किस्म के नक्शे और अलग अलग किस्म की लोमड़ियों की खालें टंगी हुई थीं। कमरे में अलग अलग चीज़ों के बिल, लिस्ट, पुराने दस्ताने, कूड़ा करकट, चूहेदान और चिड़ियों के पर चारों तरफ बिखरे हुए थे। उन चीज़ों को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं जानवरों के कटहरे में आ घुसा हूँ। ये शायद पहला मौका था कि जब मैं उनके ड्राइंग रूम में आया था, उन्होंने जैसे ही मुझे कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद करते हुए देखा तो बोले, पॉल, मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। और मेरे चेहरे पर क्यूरोसिटी की एक लहर फैल गई। आजकल? मेरे चचा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरा एक किराएदार मुझसे मिलने आया था। वो बहुत शरीफ आदमी है जो यहीं कहीं करीब एक छोटी सी ज़मीन पर खेती करता है। उसने मुझे बताया कि उसकी 2 भेड़ें मर चुकी हैं और उनकी मौत की वजह उसकी समझ से परे है। उस किराएदार ने यह भी शक जाहिर किया कि बहुत पॉसिबल है कि वो भेड़ें किसी जंगली जानवर ही ने मारी हों। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गए। उनके चेहरे की गंभीरता ये बता रही थी कि मामला काफ़ी गंभीर है। पॉसिबल है कि उन्हें किसी शिकारी कुत्ते ने मारा हो। मैंने उनकी बात सुनकर अपना ख्याल जाहिर किया, लेकिन उन्होंने इस पर ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, उस आदमी ने कई बार ऐसी मुर्दा भेड़ें भी देखी हैं जिन्हें शिकारी कुत्तों ने मारा था। उसके कहने के अनुसार उस किस्म की भेड़ों की लाशें नुची हुई होती हैं और उनका जिस्म अलग अलग जगहों से कटा फटा होता है और उनके पैरों पर भी ज़ख्म होते हैं। इस तरह उनकी लाशों में वो सफाई बिल्कुल नहीं होती जितनी उसकी इन 2 भेड़ों में पाई गई। यानी इन दोनों भेड़ों की लाशें न तो नुची हुई थीं और न ही कहीं से कटी फटी थीं। ये भेड़ें उस तरीके से बिल्कुल नहीं मारी गईं
और इस चीज़ को मैं खुद भी जाकर देख आया हूँ। इन 2 भेड़ों के तो सिर्फ गले ही कटे हुए हैं और बाकी जिस्म पर कोई और जख्म नहीं है, और इस तरह से कोने में घेर कर भी नहीं मारी गईं कि जैसे शिकारी कुत्ते मारते हैं। इसके बिल्कुल उलट उन्हें खुले मैदान में मारा गया है। इससे पता चलता है कि वो कुत्ते से ज़्यादा ताकतवर और चालाक है, और ये किसी अनजानी चीज़ का कारनामा मालूम होता है। तो क्या ये किसी ऐसे जंगली जानवर का काम नहीं हो सकता कि जो किसी तरह किसी चिड़ियाघर के कटहरे से निकल भागा हो? मैंने सवाल किया। इस तरह का कोई जानवर इस इलाके में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ कभी मेला वगैरह भी नहीं हुआ। मेरे चचा ने मेरी बात सुनकर जवाब दिया। इसके बाद हम दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। मेरे दिल में क्योंकि इस बात की उलझन थी कि आखिर मेरे चचा ने मेरे बारे में क्या फ़ैसला किया था, इसलिए मैं सवालिया अंदाज में उनकी तरफ बैठा देखता रहा। साथ ही मुझे ये भी यकीन था कि उन भेड़ों की असाधारण मौतें ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं थीं कि जिनकी वजह से मेरे चचा इतने परेशान दिखाई दे रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने फिर कहा, आज सुबह ही ऐसे होम फार्म में एक और भेड़ मारी गई है। तब तो आसपास के जंगल और नदी नालों की छानबीन होनी चाहिए। मैंने अपनी अकल के मुताबिक राय दी। इस इलाके का पूरा जंगल छाना जा चुका है। उन्होंने मेरी बात काटते हुए जवाब दिया। और आपको वहाँ कुछ भी नहीं मिला? मैंने पूछा। सिवाय कुछ निशान के और वहाँ कुछ भी नहीं था। वो निशान किस तरह के थे? ये सुनकर मेरे चचा ने मेरी तरफ से कुछ ऐसे नज़रें घुमाई कि जैसे वो मुझसे आंख मिलाने से कतरा रहे हों। वो निशान किसी आदमी के पैरों के थे, उन्होंने धीरे से जवाब दिया। उसी वक्त अंगीठी में एक कोयला चटका। उसके बाद कमरे में फिर खामोशी छा गई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी इस मुलाकात ने उन्हें और तकलीफ़ दी है। अब मैंने इधर उधर की बातें करने के बजाय उनसे आखिरकार एक सवाल कर ही डाला कि आखिर सच में उन्हें किस तरह की परेशानी है, क्योंकि उनके किराएदार की 3 भेड़ों की मौतें ऐसी असाधारण बात तो है नहीं जो उन्हें इस तरह परेशानी में डाल दे। फिर आखिर वो परेशानी की बात क्या हो सकती है? दूसरे उन भेड़ों को इस तरह मारने वाली वो चीज़ कुछ ज़्यादा दिनों तक तो छुपी नहीं रह सकती। एक ना एक दिन तो वो पकड़ी ही जाएगी, या उसे मार डाला जाएगा या फिर उसे इस इलाके से ही निकाल दिया जाएगा। और जब तक इसका राज खुल नहीं जाता तब तक 2-3 और भेड़ों के नुकसान के और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात के लिए उनकी ये परेशानी मेरी समझ से बाहर थी। इसलिए जब मैंने उनसे आखिरकार सवाल कर ही दिया तो उन्होंने इस तरह मेरी तरफ देखा जैसे वो न सिर्फ परेशान ही हों बल्कि अपने किए पर ख़ुद को मुजरिम भी समझ रहे हों। दूसरी तरफ मुझे ये भी यकीन हो चला था कि जैसे कुछ ही देर बाद वो अपने दिल का राज उगलने वाले हैं। तुम बैठ जाओ, मुझे अभी तुमसे कुछ और बात भी करनी है, उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो इस तरह है। मेरे चचा ने आज से 25 बरस पहले एक हाउस कीपर को नौकर रखा था, और क्योंकि कंवारे आदमियों के लिए दूसरी मुश्किलों की तरह नौकर का मसला भी मुश्किल होता है, इसलिए हाउस कीपर के लिए जो सबसे पहली रिक्वेस्ट आई थी उन्होंने उसे कबूल किया और उसे नौकर रख लिया था। वो हाउस कीपर वेल्श के सरहदी इलाके की रहने वाली थी। लंबा कद, डार्क स्किन और उस पर कटीली आंखें। उम्र के लिहाज से वो 30 बरस की थी। मेरे चचा ने मुझसे उसकी चाल चलन की तो कोई बातचीत नहीं की थी, लेकिन उनके कहने के मुताबिक वो औरत किसी अनदेखी ताकत की मालिक थी। फ्लेयर में उसको आए हुए कुछ ही दिन गुजरे थे तो मेरे चचा को उसकी इस ताकत के बारे में मालूम हुआ और उन्होंने उसकी निगरानी शुरू कर दी।
मगर उस निगरानी पर उसने कोई बुरा नहीं माना। एक दिन वो औरत मेरे चचा से आकर कहने लगी कि वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। इस खबर पर उन्होंने उससे उस वक्त कुछ नहीं कहा, जब तक उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो गया कि वो औरत उनसे इस बात की उम्मीद रखती है कि वो उससे शादी कर ले। इस एहसास के बाद उन्हें उस पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने न सिर्फ उसे बुरा भला ही कहा, बल्कि ये तक कह दिया कि जैसे ही उसके बच्चे की पैदाइश हो जाए वो फ़ौरन उनके मकान से चली जाए। लेकिन दूसरी तरफ उस औरत ने उनके गुस्से और उनके ऑर्डर का बुरा नहीं माना, बल्कि अब वो उनके और करीब रहने की कोशिश करने लगी। साथ ही वो अपनी ज़बान में कुछ गुनगुनाती भी रहती थी। उस औरत की इस हरकत ने मेरे चचा को अचानक डरा दिया और उन्होंने उसे अपने करीब तक आने को मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने उसे अपने महल के एक दूर वाले हिस्से में शिफ्ट करके एक दूसरी हाउसकीपर रख ली। कुछ दिनों के बाद पहली हाउसकीपर के एक लड़का पैदा हुआ और लोगों ने मेरे चचा को आकर बताया कि उस औरत की हालत बहुत ख़राब है और अब उसका ज़िंदा रहना मुश्किल है और वो औरत लगातार उन्हें याद कर रही है। ये सुनकर मेरे चचा उस औरत से नाराज़ होने के बावजूद उसके कमरे में जा पहुँचे। उस औरत ने उनको अपने करीब देखा तो इस तरह बड़बड़ाने लगी जैसे कोई सबक दोहरा रही हो। साथ ही साथ वो उन पर अपनी नज़रें भी जमाए रही। इसके बाद उसने खामोश होते हुए कहा कि अब वो बच्चा मेरे चचा को दिखाया जाए। इसलिए वो लड़का उनके सामने लाया गया। ये लड़का तुम्हारा वारिस है, उस मरती हुई औरत ने तेज़ लहजे में कहा। मैंने इस लड़के को बता दिया है कि आगे इसे क्या करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लड़का सही मानों में मेरा लड़का साबित होगा। मेरे चचा ने फ़ौरन ही गुस्से से कहा कि भविष्यवाणी के हिसाब से अगर वो किसी नाजायज़ बच्चे को अपना वारिस बनाएंगे तो वो न सिर्फ उन्हीं के लिए मनहूस साबित होगा, बल्कि हर उस आदमी पर उसका असर पड़ेगा जो उसके करीब आएगा। लेकिन उस औरत ने उनकी इस बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोशी से इस तरह उन्हें देखती रह गई कि जैसे वो बोलते बोलते थक गई हो। फिर जैसे ही चचा वहाँ से जाने लगे तो मिडवाइफ ने कहा कि वो ज़रा उस बच्चे के हाथों की तरफ तो देखें। उसने हाथ दिखाया। दोनों हाथों की तीसरी उंगलियां असाधारण तौर पर बढ़ी हुई थीं। मेरे चचा शायद अभी कुछ और भी कहते, लेकिन क्योंकि मुझे ये कहानी बड़ी अजीब सी मालूम हो रही थी और मैं इस कहानी को सुनाने वाले के चेहरे पर डर के आसार देख रहा था, इसलिए मैंने उन्हें बीच में टोकते हुए पूछा, तो इससे क्या होता है? यानी हाथ की तीसरी उंगली अगर दूसरी से बड़ी हो तो? मैं इस मान्यता को एक अरसे के बाद सुलझा सका हूँ, मेरे चचा ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे नौकरों ने जब ये देखा था कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता तो वो भी उस वक्त तो खामोश रहे थे। लेकिन बाद में मुझे डॉक्टरों से मालूम हो गया था, जिन्होंने इसके बारे में अपने गांव की औरतों से सुन रखा था, कि जिन बच्चों के हाथों की तीसरी उंगली दूसरी से बड़ी होती है वो आदत में, वो स्वभाव में भेड़िए होते हैं। इस बात पर मेरे चचा को हालांकि यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों को तो यही ख्याल था। इधर मुझे भी ये बात कुछ अजीब सी मालूम हो रही थी, इसलिए मैं भी शौक़ से उनकी बात सुन रहा था ताकि ये अंदाज़ा करूं कि इस बात से इनका क्या मतलब था। मेरे चचा ने अपनी बात जारी रखते हुए और कहा, ये इंसान भेड़िए यूँ तो दिखने में इंसान ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ देर में उनकी आदतें और उनकी खसलतें भेड़ियों जैसी होती रहती हैं और वो अपनी इन भेड़ियों जैसी आदतों का आम तौर पर रात को ही दिखावा करते हैं। ये इंसानी भेड़िए रात को निकलते हैं और इंसानों और जानवरों को मार डालते हैं। इस बारे में ये भी कहा जाता है कि वो दरअसल उनका खून पीने के लिए उन्हें मारते हैं। ये कहकर मेरे चचा कुछ देर के लिए चुप हुए और फिर बोले, मैंने अक्सर पुरानी किताबों में यही इसके बारे में पढ़ा है और इसीलिए मैंने लंदन के एक ऐसे आदमी को इस बच्चे के बारे में ख़त लिखा कि जो इस किस्म की बातों में न सिर्फ दिलचस्पी ही लेता था
बल्कि इस पर यकीन भी रखता था। फिर उस लड़के का क्या हुआ? मैंने अपने चचा से पूछा। उस लड़के को मेरे महल के एक नौकर की बीवी ने ले लिया, मेरे चचा ने जवाब दिया, जो देश के उत्तरी हिस्से में रहने वाली थी। मेरे नज़दीक तो वो एक बेवकूफ़ औरत थी जो इस तरह दिखावा करना चाहती थी कि वो इस किस्म की सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं रखती। इसी तरह 10 बरस तक वो लड़का उनके साथ रहा। उसके बाद एक दिन वो घर से भाग गया। फिर उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं। लेकिन कल कल अचानक मुझे उसके बारे में एक खबर मिली। इतना कहकर मेरे चचा चुप हो गए। फिर कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। हम दोनों ही नज़रें झुकाए हुए कमरे में जलती हुई अंगीठी को देख रहे थे। और सच पूछो तो अब मुझे भी उनकी इस कहानी पर यकीन हो चला था और मैं अपने दिल में एक अजीब सा डर सा महसूस करने लगा था। तो क्या आपका ये ख्याल है कि वो भेड़ें आपके उसी लड़के ने मारी हैं? मैंने आखिर सन्नाटे को तोड़ते हुए सवाल किया। तुम्हारा ख्याल सही है, मेरे चचा ने जवाब दिया, और बहुत पॉसिबल है कि उसने अपनी इस हरकत से या तो मुझे किसी तरह की वार्निंग दी हो या उसने अपनी बड़ाई जताने के लिए ये काम किया हो। फिर ये भी हो सकता है कि उसने किसी तरह की नाराज़गी दिखाने का ये तरीका अपनाया हो या उसकी ये हरकत अनजाने तौर पर हुई हो। मुझे आज पहली मर्तबा इस वक्त उस औरत की उस बद्दुआ का हाल मालूम हुआ था। इसलिए इस सारे किस्से को सुनकर मुझे ये खुशी हुई कि मैं फ्लेयर का वारिस नहीं बनाया गया। साथ ही मैं ये बात भी मानता हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद मैंने अपनी 2 रातें बड़ी बेचैनी से गुजारी हैं। मेरे दिमाग पर इस घटना ने ऐसा असर डाला कि मैं किसी तरह भी अपने दिमाग से इस बात को नहीं निकाल सका। मुझे हर रात ऐसा महसूस होता रहा कि जैसे मेरे खिड़की के आसपास कोई लगातार चल फिर रहा हो। फिर रात को भी मैंने कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनी। मैं नहीं कह सकता कि वो सिर्फ मेरे ख्वाब की बात थी या सच, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब मैं उठा और अपने कपड़े बदल रहा था तो मैंने महल के अंदर की सड़क पर एक नौजवान को तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए देखा। वो आदमी अपने कपड़ों से चरवाहा मालूम हो रहा था। उसके पीछे पीछे एक खूनख्वार कुत्ता चला आ रहा था। नाश्ते पर जब चचा से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि पिछली रात चौकीदार के मौजूदगी के बावजूद एक भेड़ मार दी गई। ये कहते कहते उनके चेहरे पर गम के बादल छा गए। नाश्ते के बाद जंगल छानने का प्रोग्राम बनाया गया। 30 आदमियों के साथ में हम सारा दिन जंगल छानते रहे। वारदात के करीब कुत्तों ने कुछ सूंघा और एक तरफ को चल दिए। फिर ये काफिला 2 मील तक उनके पीछे चला। बदकिस्मती से उसके बाद रेलवे लाइन आ गई और हमारी इस खोज का सिलसिला टूट गया और हमारी ये खोज यहीं पर रुक गई। लोगों ने कहा कि कुत्ते जिस चीज़ को सूंघ कर आए हैं वो या तो चीता है या लोमड़ी, क्योंकि शिकारी कुत्ते इस चीज़ की बू से मानूस होते हैं। सफ़र बड़ा थका देने वाला था। चचा बहुत उदास थे। उन्होंने शाम से ही भेड़ों को बंद करने का हुक्म दिया। हम लोग फ्लेयर से काफ़ी फासले पर थे। ये काफ़िला महल की उस सड़क से गुजरा जो सबसे कम इस्तेमाल होती थी और जिसके किनारों पर पेड़ों की कतारें थीं। आसमान पर बादल छाए हुए थे। अभी हम महल से 300 गज के फासले पर ही थे कि हम दोनों के घोड़े, जो सबसे आगे थे, एकदम से रुककर खड़े हो गए और हमारे दाहिनी तरफ उन पेड़ों की तरफ देखने लगे कि जिनके पीछे महल वाली सड़क थी। ये देखकर मेरे चचा ने इस तरह एक चीख मारी कि जैसे उन्होंने कोई अनहोनी बात देखी हो जो कुछ देर बाद सामने आने वाली थी। ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से एक गुर्राहट की आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ ऐसी ही थी कि जैसे कोई रोते रोते हंस दिया हो। रात के सन्नाटे में उस आवाज़ में एक उतार चढ़ाव सा था।
जो कभी तेज़ हो जाता था और कभी धीमा। फिर कुछ देर बाद ही वहाँ सन्नाटा छा गया कि जैसे ज़बरदस्ती किसी ने उस आवाज़ को दबा दिया हो। कुछ देर बाद आवाज़ फिर आई। ये ऐसी थी कि खामोशी छा जाने के बावजूद उसका एहसास हमारे कानों में लगातार रहा। अचानक मेरे चचा घोड़े से उतरे और उस तरफ भागे जिधर से वो आवाज़ें आती हुई मालूम हुई थीं। मजबूरन मुझे भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ा। हम लोगों ने झुके झुके सड़क का किनारा पार किया और फिर हम मैदान में जा निकले तो हमने वहाँ एक ऐसी हस्ती का जिस्म देखा जो अब ठंडा हो चुका था। पर हमें ये मालूम करने में कोई देर नहीं लगी कि वो हस्ती वही बेल्जियन लड़की थी जिसे चचा ने पनाह दी थी, लेकिन इस वक्त वो मुर्दा हालत में थी और उसका गला कटा हुआ था। ये कहकर वो नौजवान कुछ तो अंगीठी की गर्मी से बचने और कुछ लगातार बोलने की वजह से थक कर कुर्सी से पीठ लगाकर बैठ गया। एक मर्तबा फिर वेटिंग रूम का उकता देने वाला माहौल उसके दिल और दिमाग पर छा गया था। उस नौजवान ने अजनबी की तरफ मुस्कुराकर देखा जो इस कहानी को सुनकर कह रहा था, ये कहानी ऐसी मनगढ़ंत है जिस पर किसी को भी यकीन नहीं आ सकता। साथ ही मैं तुम्हें भी ये मशवरा दूंगा कि तुम भी इस कहानी पर यकीन मत करना। वैसे जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मेरे लिए इस कहानी में इसलिए कोई फ़न नहीं है क्योंकि उस बेल्जियन लड़की के मरने के बाद मैं फ्लेयर का वारिस हूँ। ये कहकर अजनबी मुस्कुराया, लेकिन उसकी ये मुस्कुराहट बड़ी रहस्यमयी थी। उस वक्त उसकी शरबती आंखों में एक ख़ास किस्म की चमक थी। साथ ही उसके ओवरकोट के अंदर उसके जिस्म ने हरकत की और वो खामोशी से उठकर खड़ा हो गया। नौजवान ने न जाने क्यों अजनबी को देखकर अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी लहर महसूस की। उसे अपने जिस्म में उस अजनबी की नज़रें गड़ती हुई सी महसूस हो रही थीं। उसके दिल ने तेज़ी से धड़कना शुरू कर दिया था और उसे अपनी सांस सी रुकती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसे अपनी जगह से उठने की हिम्मत नहीं पड़ी। अजनबी की मुस्कुराहट उस वक्त तक और गहरी हो चुकी थी, आंखों की चमक और बढ़ चुकी थी। उसकी मुस्कुराहट में शैतानी झलक रही थी और मुंह से लार टपकती हुई मालूम होने लगी थी। फिर उस अजनबी ने धीरे से अपना एक हाथ उठाकर अपने सर से हैट हटाया और जैसे ही उसका हाथ जेब से निकलकर रोशनी में आया, नौजवान ये देखकर सकते में आ गया कि उस अजनबी के हाथ की तीसरी उंगली दूसरी उंगली से बड़ी थी। कुछ घंटों बाद जब कुछ मुसाफिर उस कमरे में दाखिल हुए तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि कमरे के फर्श पर एक नौजवान की लाश पड़ी थी और उसका गला इस तरह कटा हुआ था जैसे किसी भेड़िए ने उसको काट कर उसका खून पी लिया हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।